दर्शकों, इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे ज्योतिष से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग भागों की। और ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और जाने माने वास्तु विशेषज्ञ पंडित वी.के. शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि एक अच्छे या पूर्ण वास्तुकार में क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि अगर हमारे दर्शक जाते हैं किसी वास्तुकार के पास तो कैसे पता चलेगा कि वो उसे सही दिशा में लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो जो वास्तुशास्त्री हो उसे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। उसे ज्योतिष का अगर ज्ञान नहीं है, उसे जन्म पत्रिका और ग्रहों का अगर ज्ञान नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से सही वास्तुकार नहीं कहला सकता। तो ये ज़रूरी है कि जन्म पत्रिका में जो योग होते हैं उसी के आधार पे वास्तु किया जाता है। आज हमारे समाज में बहुत सारे वास्तुशास्त्री रोज़ टीवी पे भी आते हैं और लोगों को बताते भी हैं, लेकिन हमारा परिवार पिछले 400 साल से खानदानी हमारा काम है ये ज्योतिष का और वास्तु का। मैंने अपने बुजुर्गों से भी सीखा है और अपने जीवन में मैंने पाया है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे घर का योग जो होता है वो अगर आप देख के घर बनाएं और किस राशि के लिए कौन सी दिशा वाला घर शुभ रहेगा, ये सब आप पहले जन्म पत्री में देखें। तो जन्म पत्रिका देखना आना जरूरी है आपको। हॉरोस्कोप अगर आपको पढ़ना नहीं आता और आप वास्तुशास्त्री बन गए हैं या आप ऐसे लोगों से अपने वास्तु करवा लेते हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक गलत रखा गया पत्थर आपके पूरी इमारत में 100 साल के लिए आदमी घर बनाता है जी। घर बनाना एक धार्मिक यज्ञ भी है और जीवन में संसार में जो आदमी आता है उसकी जिज्ञासा होती है, वो अपने बहुत परिश्रम और मेहनत करके पूरे खून पसीने की कमाई से घर बनाता है। और अगर उसे उस समय प्रॉपर गाइडेंस सही नहीं मिले, अच्छा वास्तुशास्त्री नहीं मिले और गलत दिशा में अगर एक भी पत्थर रख दिया गया, तो वो पत्थर जो नींव रखी जाती है उसके मुहूर्त से लेके घर पूर्ण कंप्लीट होने तक प्रत्येक चीज का अगर सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता तो उस घर में कभी भी आदमी को शांति मिले ये जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पूर्ण रूप से सुख शांति और वैभव देने वाला हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले अच्छे ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य से मिलें। उनसे फिर अपनी कुंडली का 4th हाउस, कुंडली में 4था घर आपके निवास स्थान के लिए देखा जाता है। जन्म पत्रिका का 4था भाव आपके घर के लिए देखा जाता है। और शुक्र और मंगल ये 2 ग्रह होते हैं जो घर के कारक होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में चतुरेश, मंगल और शुक्र की स्थिति जैसी होगी, व्यक्ति का घर वैसा ही बनता है। एक तो ये बात है कि ये पोजीशन देखना जरूरी है और दूसरा ये जरूरी है कि जो सामने वाला वास्तुकार आपके घर को डिजाइन कर रहा है या बता रहा है उसको ज्योतिष का कितना ज्ञान है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो पंडित जी, अगर कोई नया जमीन खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं तो उसमें और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, घर खरीदते समय सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आप प्लाट खरीद रहे हैं तो प्लाट एकदम चौरस होना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि टी पॉइंट पे जो प्लॉट होते हैं वो नकारात्मक माने जाते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो उसमें आप टी पॉइंट पे घर ना खरीदें तो ठीक है, और अगर बहुत जरूरी हो तो फिर वो सलाह ले अपने वास्तुशास्त्री की। और दूसरा ये है कि आपको घर समेत खरीदते समय या प्लॉट खरीदते समय जो मिट्टी की गंध है वो किसी वास्तुशास्त्री को दिखानी चाहिए। मिट्टी में गंध होती है अलग अलग, क्षत्रिय वर्ण की अलग है, विप्र वर्ण की अलग है, मतलब जो भी है ना। भूमि भी जिस प्रकार मनुष्य है उस प्रकार भूमि है, तो भूमि के तेज को भी पहचानना जरूरी है। उसकी गंध कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है। अलग अलग कलरों की मिट्टी अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। तो आपको मिट्टी टेस्ट करवानी चाहिए। जिस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी दिशा टेस्ट करवानी चाहिए, वो दिशा प्रॉपर है या नहीं है। और उसका भूमि का शोध होता है कि ये भूमि हमें फलेगी या नहीं। इसके लिए हम जो चेक करते हैं, जैसे आदमी 1.25 फुट बाई 1.25 फुट एक गड्ढा खोद ले और उसकी मिट्टी निकाल ले, उसमें फिर पानी डाल दे और करीब 1.25 घंटा 1.5 घंटे तक वेट करे और उसके बाद देखे कि वो भूमि पूरा पानी सोख गई है या कुछ पानी उस भूमि में रह गया है या वो पानी वैसा का वैसा है। इस आधार पे आप एक तो पता कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं बता रहा था
कि जो मिट्टी आपने वहां से निकाली है उस खड्डे में से, वो वापस डाल के देखिए, क्या वो मिट्टी बहुत ज्यादा कम पड़ गई उस खड्डे में, क्या वो बराबर है या बच गई। इसी आधार पे फैसले भी किए जाते हैं कि वो जो भूमि है वो लाभकारक है या नहीं। तो भूमि की मिट्टी, मैं दोबारा बता दूं, भूमि की मिट्टी, भूमि की दिशा, भूमि का आकार, ये तीनों चीजें जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। ठीक। वैसे शास्त्रों के अनुसार गोचर भूमि, जिस भूमि पे गायों के चरने के लिए जो भूमि छोड़ी गई हो, उस भूमि का किसी ने कब्जा किया है, उस पे अगर भवन बना लेता है तो वो कभी फलता नहीं है। गांव में आज भी ये प्रथा है कि जो कुआं होता है जिससे सार्वजनिक लोग पानी निकालते हैं, उसको गूढ़ बोलते हैं कुएं की, अगर उसके कब्जे करके या खरीद के उस पे भवन निर्माण करा दिया जाता है तो कई बार टेंशन आ जाता है। कब्रिस्तान की भूमि, उस पे अगर भवन बना दिया जाए तो चिंता और टेंशन आती है। शमशान की भूमि, हम देखते हैं ना, कई बाहुबली अपनी ताकत के बल से कुछ भूमि हड़प तो लेते हैं और वो बेच भी देते हैं, लेकिन ना तो उस पे भवन बनाने वाला सुखी रहता है और ना वो लोग जो ऐसे कार्य कर करके और धन कमाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि घर बनाते समय पूर्ण रूप से प्रत्येक बात का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त बहुत जरूरी है जी। और ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि जो घर निर्माण होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है और इसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? उसकी प्रक्रिया एक तो ये होती है कि एक शेषनाग का मुख होता है, वो सूर्य के हिसाब से बदलता रहता है, तो एक तो उसका जरूर ध्यान रखें, और दूसरा मुहूर्त, और तीसरा ये कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए चंद्र बल, शुक्र बल और मंगल का बल, ये देख करके विद्वान ज्योतिषाचार्य से मिलके और पति पत्नी को प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को बुला करके उत्साह से नींव रखनी चाहिए। और नींव रखने के बाद उसको बनाना कैसे चाहिए? आपका सवाल है कि बनाएं कैसे। अब बनाने में देखिए ये है कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज होती है, अलग अलग हमारे महत्व है जगह का। अब जब घर आपका बन गया जी, तो पहले तो वो बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे कि आपकी नक्शाकार जो आपका नक्शा बनाएगा उसको आप वास्तुशास्त्री से मिलवाइए। भाई जो नक्शा बनाता है उसे बताइए कि हमारे को घर हमारा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाना है। तो उसको अब क्या क्या ध्यान रखना है, नक्शा बनाने वाले विद्वान को क्या ध्यान रखना है, वो मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं जी। सबसे पहले तो आप घर बनाते समय पार ब्रह्म परमेश्वर जिनकी कृपा से आपको घर मिल रहा है उनके स्थान का तय करें कि मैं अपने परमेश्वर की, मैं अपने इष्ट देव की, चाहे वो किसी जाति समाज या धर्म का आदमी है, सबके इष्ट होते हैं, तो अपने इष्ट देवता के लिए एक जगह निर्धारित करें। और सबसे बढ़िया वो जगह होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देवताओं का कोना होता है और ये परमेश्वर का स्थान माना गया है। तो आप ये शुरू में नक्शा बनाते समय बोल दें अपने नक्शे बनाने वाले आर्किटेक्ट को कि भैया मुझे एक परमेश्वर का स्थान बनवाना है और वो ईश्वर का जो स्थान है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, उपासना करता हूं, वो नॉर्थ ईस्ट में रखे। उसके बाद आपको दूसरी जरूरत होती है भोजन की। अब भैया भोजन कई बार बहुत मन लगा करके स्त्रियां गृहिणियां बनाती हैं, बेचारी ये पूरी जान लगा देती हैं और फिर भी ना मियाँ जी खुश होते हैं, ना बच्चे खुश होते हैं, ना गेस्ट खुश होते हैं और फिर मैडम भी उदास हो जाती। क्या बात हुई, मैंने पूरा मेहनत करी, इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया, खीर बनाया, हलवा बनाया, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आया जी। तो कभी कभी क्या होता है कि गलत दिशा में हमारी रसोई होने के कारण गृहिणी जो है उसे प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाती, भोजन को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। तो अग्नि कोण में आपका रसोई होना चाहिए। जो खाना बनाने वाली महिला है उसका मुंह दक्षिण या पूरब की तरफ होना चाहिए। अब रसोई में भी हम लोगों से बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम लोग वहीं तो सिंक होता है, वहीं चूल्हा रख देते हैं और वहीं फ्रिज रख देते हैं। अब देखिए अग्नि में और पानी में तो वैर है। तो इसलिए घर बनाते समय ये ध्यान रखें पानी के स्थान के पास अग्नि का स्थान ना हो। और जो चूल्हा आपका है और जो घर बनाने वाली महिला है, भोजन बनाने वाली महिला है, उसका मुंह या तो दक्षिण में हो या पूरब में हो। और रसोई के अंदर एक खास कलर भी होना चाहिए। अच्छा, अगर रसोई का कलर पिंक या ग्रीन है तो आपका भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो हमने बताया आपको ईश्वर का स्थान,
दूसरा बताया रसोई, तीसरा स्थान होता है आप अपने जीवन में 2/3 से ज्यादा समय अपने बेडरूम में काटते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर बेडरूम में शांति नहीं है तो आपका जीवन ही बेकार है। तो बेडरूम के लिए वास्तु में जो जगह तय की जाती है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम में आपका बेडरूम होना चाहिए। बेडरूम में भी कुछ चीजें बहुत सावधानी से ध्यान रखनी चाहिए। अब बड़ी बड़ी अलमारियां होती है बेडरूम में, अब वो कहाँ हो जी, वो आपके बेड से दक्षिण या पश्चिम में होनी चाहिए। और आपका जो सिराना है, आप सोते हैं तो आपका सिराना हमेशा दक्षिण में होना चाहिए, तो आपको साउंड स्लीप, नींद भी आएगी और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे। ठीक। जिन कपल्स में किसी कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो अपने बेडरूम में 5 रंगों का फूलों का गुलदस्ता जरूर रखें। 5 रंगों का अगर फूलों का गुलदस्ता आपके बेडरूम में है और पति का कारक ग्रह जो बृहस्पति है, सप्तमेश है, वो देखें आप। तो ये सब बातों के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कई बार जीवन में राजा का राजयोग मिलने के बाद भी और आप उसका परित्याग कर देते हैं जी। आप सक्षम है राजा बनने में, फिर भी आप राजा नहीं बनते, तो ये त्याग कहां से आया जी? ये त्याग भी कुंडली में ग्रह होता है जो त्याग करवाता है। तो जीवन में जो लालसा होती है राजा बनने की, वो भी ग्रह पैदा करते हैं जी। और जो त्याग होता है वो भी ग्रह पैदा करते हैं। तो कुछ व्यक्ति राजयोग प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन में सन्यासियों की तरह, संतों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो दशम का संबंध अगर पंचम भाव से हो, नवम भाव से हो, तो राज्य का परित्याग करने के बाद भी आदमी और संत की सी जीवन जीता है। कई हम ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में उदाहरण है कि राजपाट तज बन गया जोगी, यानी राज्य का परित्याग करके लोग जोग धारण कर लेते थे, भक्ति मार्ग में चले जाते थे। पहले के बहुत सारे राजा थे जो राजा राज्य का परित्याग करके भक्ति मार्ग में चले गए। ये ग्रहों के योग हैं। मनुष्य के मन की स्थिति है जी, वो कहाँ आनंदित महसूस होता है, करता है। और देखिए अगर आदमी ने मन पे कंट्रोल कर लिया तो अगर वो राजा है तो उसके लिए अभिमान नहीं होना चाहिए जी। और अगर वो फकीरी में है, गरीब भी है, और अगर उसका मन प्रसन्न है तो असली राजा वो है जी। तो आपका मन अगर प्रसन्न है तो मन को कंट्रोल करना सीखिए, संतोषी बनिए और ईश्वर के फैसलों का सम्मान करना सीखिए। आप राजा ही हैं। लेकिन अगर आपकी लालसाओं पे, आपकी अभिलाषाओं पे, आपकी तृष्णाओं पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके पास राजयोग होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में जो सबसे बड़ी दौलत आपके पास है वो आपके मन को कंट्रोल करना, अपने आप को ईश्वर के दिए हुए जो भी तोहफे हैं उन्हीं में खुश रखना। और जैसी हालत में भी हैं, चाहे गरीबी में है, अमीरी में भी हैं, तो उसमें एक विचारधारा से दुख और सुख में समता बना के रखना। चाहे हार रहे, चाहे जीत रहे, चाहे वैर रहे, चाहे प्रीत रहे, मन में सदा नवनीत रहे, उत्साहित माहौल रहे आपका, आप उत्साहित रहें, सकारात्मक विचार रहें, पॉजिटिव आप सोचें और दुख सुख को समान भाव से देखें। और ईश्वर के ऊपर अगर आपका पूरा भरोसा है तो आप चाहे कितने ही बड़े दुख में फंस जाएं तो भी आप उस संकट से निकल जाएंगे। और अगर आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी आपका मन कंट्रोल नहीं है, आपके भाव पवित्र नहीं है, ईश्वर पे आपका भरोसा नहीं है, तो आप हमेशा ही कमजोर महसूस करेंगे और दुखी महसूस करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं पंडित वी.के. शास्त्री जी को। इसके अलावा आप अपनी हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं और वास्तु चेक करवा सकते हैं पंडित शास्त्री जी से। उसके लिए आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ हम